20 से शादी हो जाती है और इनिशियली आपको हनीमून फेज कहते हैं ना कि बहुत अच्छे, वाह यार क्या एकदम गुडी गुडी लाइफ चल रही है, फिर अचानक से आपकी लाइफ एकदम बोरिंग और नॉर्मल हो जाती है, ये क्यों होता है? हनीमून पीरियड या आपका जो कोर्टशिप का टाइम होता है, कमिटमेंट का टाइम होता है, डेटिंग टाइम होता है, घंटों पार्टनर से बात करते हो, Right. चैटिंग करते हो। अब आप कंफर्टेबल हो गए, मतलब मछली जाल में फंस गई। अब जैसे क्या ही होता है ना, बात करनी 2 मिनट से जैसे सेल्स और मार्केटिंग में होता है, बस लीड हमने ले ली, अब पता है ये पर्सन आ गया हमारे पास, तो वहां पर फिर दिक्कत आती है। वाइस का वो आर्टिकल है जिसपे 67% जेंजी जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे, जो कि सुनकर काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि आधे लोगों को लगता है कि जेंजी फिजिकल एक्टिविटी में ही इंडल्ज होता है। आज के यूथ में अधिकतर जो है इमोशनल इश्यूज काफ़ी हैं। वो चाहते हैं कि जब हम किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हों तो हम डीपर लेवल पर इन्वॉल्व हों, और हम कंफर्टेबल है तो इन्वॉल्व हों, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग रेड फ्लैग क्या है? डिसरिस्पेक्ट इज देयर बिगेस्ट रेड फ्लैग। मैं अपने पार्टनर को कैसे बताऊं कि फोर प्ले के बिना मुझे वाइब नहीं आती? वैसे आप मुंह से खुलकर बात करके ही बता पाएंगी। मैरिज के बाद सेक्स बोरिंग हो जाती है। हाँ, ट्रू। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू द एपिसोड, और मैं हूँ आपकी होस्ट अनुष्का, और आज हम बात करने वाले हैं शादी के साइड इफेक्ट्स के बारे में। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट डॉक्टर निशा खन्ना, जो कि एक मैरिज काउंसलर है। सो हेलो निशा, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया अनुष्का। मैम, आजकल बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुनने में आ रही है कि जो मेल्स होते हैं और फीमेल्स वो चीटिंग की तरफ बहुत जाते हैं, और 20% एक डेटा भी सजेस्ट करता है कि 20% मेल और 13% फीमेल्स शादी के अफेयर्स अफेयर्स करते हैं। तो ये कितना सही है, कितना गलत है? आई वुड से मुझे इस डेटा का तो नहीं पता, बट येस डेफिनेटली इनफिडेलिटी काफ़ी कॉमन है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, मतलब मुझे भी प्रैक्टिस करते 25 साल हो गए हैं, और 25 इयर्स के एक्सपीरियंस के दौरान मैंने मल्टीपल केसेस इनफिडेलिटी के देखे हैं। तो आई वुड से अगर ये डाटा है तो मुझे लग रहा है ये मच मोर हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इससे भी ज़्यादा परसेंटेज हो, बट अगर ये डाटा है ठीक है, बट इसके मल्टीपल रीजंस हैं लोग इनफिडेलिटी में जाते हैं। फिजिकल इंटीमेसी को अलाइव कैसे रखें, मेंटेन कैसे रखें, एक शादीशुदा ज़िंदगी हो या कोई रिलेशनशिप हो? देखिए क्या होता है इस टॉपिक पर, स्पेशली इंडिया में हम बात की जाए तो ये अपने आप में एक टैबू का टॉपिक है, जिसमें हम फिजिकल इंटीमेसी को एक्सप्लोर ही नहीं करना चाहते, उस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते। जब हम फिजिकल इंटीमेसी की बात करते हैं, आई थिंक सो दोनों को एज ए कपल को एक तो खुलकर इस टॉपिक पर बात करनी है। अभी राइट नाउ भी आई एम डूइंग 1 or 2 केसेस रिलेटेड टू द सेम टॉपिक वेयर वन पार्टनर इज नॉट फीलिंग कनेक्टेड टुवर्ड्स द अदर पार्टनर। अब उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। अब वो रीजंस, जैसे अगर स्पार्क को बनाए रखना है, पहली चीज़ कि आप अपने पार्टनर के प्रति अट्रैक्टेड फील भी करते हैं कि नहीं। मान लीजिए, क्योंकि स्पेशली मैं मेल की बात करती हूँ, उसको एक पार्टनर चाहिए जो फिजिकली मॉडल की तरह दिखती हो, या वुमेन को चाहिए मेरा 6 पैक हो हस्बैंड में, या उसकी हाइट 6 फीट होनी चाहिए। कई बार लड़कियां भी इसीलिए रिजेक्ट कर देती हैं लड़कों को, एंड द वाइस वर्सा। अगर आपको पहले भी पता हो तो न्यूज़पेपर्स में भी ऐड आता था एक ज़माने में, और आज भी शायद आता होगा, हमें चाहिए सुंदर सुशील थिन स्लिम लड़की। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल एट्रीब्यूट्स को लेकर है। Unreal expectations. रंग गोरा, देखिए अनरियलिस्टिक तो नहीं कह सकते एक्सपेक्टेशंस। अब किसी को गोरा चाहिए तो गोरा चाहिए, हम ये नहीं कह सकते अनरियलिस्टिक है, बट डेफिनेटली ज़िंदगी हमें रंग के साथ भी नहीं गुजारनी। पर मुझे याद है एक मेरे क्लाइंट का कहना था, मैम सुबह उठ के रोज़ चेहरा तो उसी का देखना है ना, अगर मुझे उसका चेहरा ही पसंद नहीं आ रहा तो मैं कैसे उससे बात करूँगा। तो देखिए हर एक के अपने अपने हो सकता है, मुझे कोई पार्टनर ऐसे अट्रैक्ट करे जिसमें इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स हों, या मुझे साथ जो इमोशनली कनेक्ट कर पाए। मे बी आई हैव नो प्रॉब्लम विद समवन इज लुकिंग डार्क, डजंट मैटर टू मी। वो हाइट में छोटा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर समवन एल्स इट मे बी कि लड़का 6 फीट हाइट होना चाहिए, उसके 6 पैक ही होने चाहिए मैम। उसकी नो, देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, बट अगेन जिंदगी आपकी आपसी समंजस से, एडजस्टमेंट से कटेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग से कटेगी। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, उससे कटेगी। आप दोनों एक दूसरे का थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं किसी जगह पर आके एक मिडल पॉइंट पर कंपैटिबल हो जाता है। देखो अलग अलग तरह के तो लोग होते हैं, मतलब एक को मैं हो सकता है मैं इंट्रोवर्ट, मेरा पार्टनर एक्सट्रोवर्ट हो, मुझे बात करना कम पसंद हो, उसे बात करना बहुत पसंद हो। तो ये तो बहुत 90% कपल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हम इसे बोलते हैं, एक दूसरे को ऑपोजिट। वो तो हो सकते हैं, किसी को नॉनवेज खाना पसंद हो सकता है, किसी को सिर्फ वेज खाना ही पसंद हो सकता है, किसी को ड्रिंक करना पसंद हो सकता है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं हो सकता। बट कहीं ना कहीं
आप कहीं जाके एक मिडिल ग्राउंड पर मिलते हो। मान लीजिए मैं वेज खाना खाती हूँ पर मेरा पार्टनर नॉन वेज खाता है, तो मैं उसे फोर्स तो नहीं करती नहीं तुम कल से नॉन वेज खाना बंद कर दो। दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटीज ठीक है, तुम नॉन वेज खाते हो मैं वेज खाती हूँ, वी कैन ऑर्डर बोथ, इट्स फाइन। इट्स फाइन। और आइदर मैं ग्रेवी के साथ कभी कभार खा सकती हूँ मतलब इट्स ए समवेयर मिडिल पॉइंट। बट इनकम्पैटिबिलिटी वहाँ आ जाती है और इसी से कई बार इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। जैसे किसी के ऑर्गेनाइज ना होने की हैबिट, कोई बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, भाई किताबों की जगह किताबें रखनी है, शूज़ की तरह शूज़ रखने हैं, क्लोथ्स की जगह क्लोथ्स रखने हैं, जहाँ वॉच रखने का टाइम है, मतलब पूरा सटीक। अब किसी को बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज्ड है, वो अपने बैग कहीं भी छोड़ सकता है, वॉशरूम में टैप खुला छोड़ दिया, टूथपेस्ट का ढक्कन खुला छोड़ दिया, या वॉशरूम गए और आपने टंकी नहीं छोड़ा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से कंपैटिबिलिटी भी आती है और वो धीरे धीरे आपकी उन छोटी छोटी चीज़ों पर फाइट्स होती है, फिर वो इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है और कई बार वो फिजिकल डिस्कनेक्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है। कई बार एक पार्टनर का ये थॉट प्रोसेस भी होता है कि तुम्हारी मेरे माँ बाप से बननी चाहिए, क्योंकि मेरे माँ बाप के साथ तुम्हारी अच्छी इंटरेक्शन नहीं है, तो इस वजह से शायद हमारी भी नहीं बन सकती। तो वो भी एक सोच होती है। अब मान लीजिए कपड़े पहनने का तरीका, अगर किसी ने शॉर्ट्स पहने, जैसे आपने शॉर्ट्स पहना है और पार्टनर को पसंद है कि मेरा पार्टनर तो जो है वो इंडियन पहने, नॉट अ सूट सलवार, इंडियन पहने, पर वेस्टर्न में भी मान लीजिए लिमिट्स हो सकती है कहीं के। तो अगेन मिडिल पॉइंट पर आना। अब ऐसा तो हो सकता है ना, आपको पसंद ऐसी लड़की आए जिसको मिनी स्कर्ट्स पहनना पसंद हो, बट वो एक मिडिल पॉइंट पर हो सकता है ना। ये इंसान रेड फ्लैग हो सकता है फिर नहीं देखिए, इट इज़ नॉट अबाउट रेड फ्लैग्स, इट्स अबाउट आप कहाँ पर दोनों पार्टनर्स का एडजस्ट होना जरूरी है। जैसे गिविंग एन एग्जांपल, अगर आपने मिनी पहना है और आपकी शादी एक ऐसे इंसान से हो जाती है जो थोड़े कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से है या थोड़ा मेल शॉविनिस्ट है, तो ठीक है यार, स्कर्ट घुटनों से लंबी कर लो, तुम स्कर्ट भी पहनो, घुटनों से लंबी कर लो, जींस पहन लो, तो बैलेंस्ड वो कंपैटिबिलिटी। अब ये नहीं कह सकते कि कल से तुम स्कर्ट पहनना बंद कर दो। ठीक है, व्हेनेवर यू गो टू द पार्टीज, यू वांट टू गो टू द डिस्क, यू कैन वेयर शॉर्ट ड्रेसेस, यू आर गोइंग फॉर द हॉलीडेज। बट कई बार एक डेकोरम होता है, डेकोरम एक इंस्टीट्यूट में होता है, आप कॉलेज जाते हैं, आप संसद में जाते हैं, तो हर हीरोइन भी पूरे कपड़े रख के पहन गए। वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते भाई मैं मिनी पहनती हूँ, मैं तो मिनी पहन कर आऊँगी। गुरुद्वारे में जा रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने लिखा है मिनी पहनकर आप अलाउड नहीं है। तो अगेन ये हर इंस्टीट्यूशन के अपने रूल है, तो शादी भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। आपको अगर वो पार्टनर लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, तो मत शादी करिए। जी, आपको लग रहा है वो बहुत ही ओपन माइंडेड है, लिबरल है। इनिशियली क्या होता है, अगर आपकी किसी से शादी हो जाती है और इनिशियली आपको हनीमून फेज कहते हैं ना कि बहुत अच्छी क्या एकदम गुडी गुडी लाइफ चल रही है, फिर अचानक से आपकी लाइफ एकदम बोरिंग और नॉर्मल हो जाती है। ये क्यों होता है? मतलब ऐसे भी तो रह सकते हैं, वाओ कितना अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, फिर खराब क्यों हो जाता है एकदम नॉर्मलाइज डेली लाइफ? जब आप फर्स्ट 6 मंथ्स जिसे हम हनीमून फेज कहते हैं, वो हंकी डोरी क्या है, आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हो, आप अपना बेस्ट चाहते हो कि मेरा पार्टनर मुझसे इम्प्रेस हो जाए, और उसके चलते आप बहुत कुछ करते हो, उसे टाइम अटेंशन एनर्जी होता है। और ऐसा भी कई बार बोलता है, जब आप सामने वाले के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो और फिर बेसिक लाइफ शुरू होती है जिसमें आपकी डेली रूटीन होती है, आप रोज़ आ रहे हो। शादी के पहले 6 महीनों में तो वो भी टाइम होता है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी पर जा रहे हैं या घर वालों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, तो वो एक बहुत हनीमून फेस होता है। इवन फैमिली भी आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डालती है, वो भी आपको इंजॉय करने देती है, ये आपके नए नए 6 महीने हैं। बट उसके बाद रियल लाइफ शुरू होती है, जहाँ पर आपकी बिलिंग्स आते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, परिवार को की कंप्लेंट्स आती हैं, आपका रियल सेल्फ सामने आता है, जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है। तो अगर आप एज अ कपल दोनों अकेले रह रहे हैं, तो भाई सब्जी कौन लाएगा, आपके सर्वेंट्स को मैनेज कौन करेगा, मेड्स को मैनेज कौन करेगा, ड्राइवर्स को मैनेज कौन करेगा, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाती है और उस पर आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। फिर कई बार आपके मान लीजिए लेट वर्किंग आवर्स हो गए ऑफिस में, आप दोनों अगर वर्किंग है तो वो प्रॉब्लम है कि भाई पहले तो मुझे पूरा अटेंशन देते। और अगेन हनीमून पीरियड या आपका जो कोर्टशिप का टाइम होता है, कमिटमेंट का टाइम होता है, डेटिंग टाइम होता है, घंटों पार्टनर से बात करते हो, चैटिंग करते हो। अब आप कंफर्टेबल हो गए, मतलब मछली जाल में फंस गई, जैसे ये बात करनी 2 मिनट से, जैसे सेल्स और मार्केटिंग में होता है, बस लीड हमने ले ली, अब पता है ये पर्सन आ गया हमारे पास, तो बात नहीं करनी, वो एक्चुअली अनहेल्दी होता है। 24 घंटे पार्टनर को अटेंशन देना इज अनहेल्दी। आप शुरुआत ही एक अनहेल्दी बेस से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस वही हो जाएंगी। और जब वो आप अंडर परफॉर्म करोगे, क्योंकि आपने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, अब वो उस क्राइटेरिया के अंडर आपने परफॉर्म की, तो पार्टनर को लगता है कि भाई अब तो मुझे तुम अटेंशन नहीं दे रहे, अब तो मुझे इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, अब तुम्हारे लिए दोस्त इंपॉर्टेंट है, अब तुम्हारे घर वाले इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लिए काम इंपॉर्टेंट है।
तो वहाँ पर फिर दिक्कत आती है। तो वो मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है कि फीमेल भी पूरी अटेंशन देती है, वो बोलती है कि भाई मुझे घर में भी काम को देखना है और चीज़ों को देखना है। राइट मैम, नाउ इट्स टाइम फॉर सम डियर एक्सपर्ट क्वेश्चंस। हमारे व्यूअर्स आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रखती हूँ। एक फीमेल यूज़र ने पूछा है, आई लव माई हस्बैंड बट जब हम सेक्स करते हैं तो मुझे ऑर्गेज़म नहीं मिलता। अगर मैं अपने फिजिकल नीड्स के लिए किसी और के साथ एक्सप्लोर करूँ तो क्या ये सही है? देखिए, मॉरली, एथिकली, लीगली, सोशली इट इज़ रॉन्ग। पर आप अपनी अगर नीड्स हैं और आपकी फिजिकल इंटीमेसी पूरी नहीं कर रहा है पार्टनर, बैठकर उससे बात करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। आई वुड से बहुत बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो वो सेक्स टॉयज को प्रयोग करता है, मास्टरबेशन का प्रयोग करते हैं। और अगर आपका पार्टनर एग्री करता है, अगेन इट इज़ अ कंपैटिबिलिटी बिटवीन टू पीपल। अगर वो आपको एग्री करता है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटीमेसी के लिए दूसरे थर्ड पार्टी को, वो उसकी विश है। इवन कई पार्टनर्स की ऐसी वेयर्ड विशेस भी होती हैं जिसमें वो चाहते हैं कि मेरा पार्टनर दूसरों के साथ एक्सप्लोर करे। ओह, तो आई वुड से दैट इज सबकी अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। सही और गलत देखिए, सोशली लीगली पैरामीटर्स पर जाएंगे, मॉरल पैरामीटर्स जाएगा तो एथिकल पैरामीटर्स पर जाएंगे तो बिल्कुल गलत है, और इमोशनल पैरामीटर्स पर भी। बट अगेन इट इज़ ए कंपैटिबिलिटी बिटवीन टू पीपल। वो उनकी कॉल है, वो अगर कुछ अपने साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो उनकी खुद की। राइट। तो एक सेकेंड व्यूअर का क्वेश्चन है, मैम हेलो, मैं संध्या, मेरी अरेंज मैरिज हुई है और मैं अपने पार्टनर को नहीं बता पा रही कि मेरी सेक्सुअल नीड और डिज़ायर क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं वो मेरे पास्ट को लेकर मुझे जज ना करे। इट्स समथिंग इम्पॉर्टेंट। देखिए, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत बार ये सिमिलर कंप्लेंट पार्टनर ने किया है, और हम हमेशा ये बोलते हैं कई बार आपकी जो फैंटेसीज़ हैं अपने पार्टनर से आप शेयर नहीं करते हैं, पर जब आप ओपन कम्युनिकेशन करते हैं तो कई बार पार्टनर को लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मुझे लगता है ऐसा फील करते हैं, आप एक एक्सपर्ट के पास जाइए, मैरिज काउंसलर के पास जाइए, उसके सामने बैठकर अपने पार्टनर के साथ इन चीज़ों को लेकर एक्सप्लोर करिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फीमेल है मेल है, आपकी कुछ भी फैंटेसीज़ हो सकती है और आप अपनी फैंटेसीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हाँ, उसको कंफर्टेबल करना ज़रूरी है। वो उन टॉपिक्स पर आपका पार्टनर कितना कंफर्टेबल है, कहीं वो कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस का नहीं है, तो शायद एक मैरिज काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर पाए आपके पार्टनर को कंफर्टेबल कराने में, और आपकी इन चीज़ों को कैसे पार्टनर को पुट अक्रॉस करना है। तो उससे बहुत आसानी से पुट अक्रॉस करके, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा किया है, तो आई वुड से इट इज़ ईजिली पॉसिबल टू कम्युनिकेट टू योर पार्टनर। राइट। नाउ इट्स टाइम फॉर अ गेम जिसमें आपको इंटीमेट और नॉट इंटीमेट में से एक ऑप्शन बताना है कि जो मैं स्टेटमेंट दूंगी वो इंटीमेट है या नॉट। ठीक है? होल्डिंग हैंड्स इन पब्लिक, इंटीमेट। ओके। कडलिंग विदाउट सेक्स, इंटीमेट। ओके। वीकली डेट नाइट प्लान करना, इंटीमेट। ओके। अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज डिस्कस करना, इट्स इंटीमेट ऑल्सो एंड सेक्शुअल ऑल्सो, बोथ। ओके। अच्छा, एडल्ट फिल्म साथ में देखना इंटीमेट है या नॉट? इट्स सेक्शुअल। ओके। सेक्स टॉयज यूज करना इंटीमेट और नॉट? It's again, I would say it's not intimate, it's sexual. Okay. If you want to intimate or sexual, then it is sexual. ओके। डर्टी टॉक करना इंटीमेट और नॉट? It's very sexual, intimate also. और most of the time कई लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ओके। अब जितने भी इनफिडेलिटी के केसेस होते हैं उन सब केसेस में स्टार्टिंग टॉक इंटीमेट, और आप इन्हीं टॉपिक्स पर बात करते हैं और आगे बढ़ जाता है नॉन वेज जोक से शुरू होकर। आप कब कैरी फॉरवर्ड हो जाते हो तो पता ही नहीं चलता। राइट। आजकल की जो जनरेशन है, जो उनका लव है आजकल, यानी जनरेशन जेड, काफ़ी वियर्ड है। और एक मैंने आर्टिकल पढ़ा कि वाइस का वो आर्टिकल है जिसमें 67% जेंजी जो हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, जो कि सुनकर काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि आधे लोगों को लगता है कि जेंजी फिजिकल एक्टिविटी में ही इंडल्ज होता है। तो इस पर आपका क्या टेक है? आई वुड से एक तो बहुत अच्छी बात है वो इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, आई थिंक सो मे बी शायद आज की जेंजीज में, सॉरी यूथ में, बेसिकली मैं ये कहूँगी आज के यूथ में अधिकतर जो है इमोशनल इश्यूज़ काफ़ी हैं। वो चाहते हैं कि जब हम किसी के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हों, क्योंकि वो रिलेशनशिप को भी अगर बिल्कुल कैजुअल भी नहीं लेना चाह रहे, तो उन्हें लग रहा है कि अगर हमें किसी के साथ इन्वॉल्व होना है तो हम डीपर लेवल पर इन्वॉल्व हो, और हम कंफर्टेबल है तो इन्वॉल्व हो। तो बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट फाइंडिंग इट इज़ नथिंग बैक अबाउट दैट, बट डेफिनेटली it's a sign that they want maybe the deeper level intimacy.
राइट। क्योंकि सेक्स तो किसी के साथ भी किया जा सकता है, पर अगर Right. आपको इंटीमेट होना है तो उसके लिए आपका इमोशनल कनेक्शन मोस्ट ऑफ द बहुत टाइम होना ज़रूरी है। जरूरी है। अच्छा, ये जो जनरेशन है वो शादी से पहले ट्रायल में बिलीव करती है कि पहले टेस्ट ड्राइव ले ले, उसके बाद देखेंगे कि शादी करनी है कि नहीं। अच्छी बात है, इट लिव इज इन, नॉट बैड। राइट, लिव इन रिलेशनशिप दे प्रेफर बिफोर गेटिंग मैरिड। तो ये कितना सही है और कितना प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट, एज ए एक्सपर्ट ऑल्सो आई फील लाइक दैट। अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो आपको समझ में है, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हो तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता तब चलती हैं। राइट। तो अगर दो लोग आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और ट्राई करना चाहते हैं क्या हम साथ ज़िंदगी भर रह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आई वुड से, आई इवन टेल एवरी क्लाइंट ऑल्सो कि भाई आप 1-1.5 साल डेटिंग करिए, नॉट 6 मंथ्स डेटिंग करिए एटलीस्ट, क्योंकि 6 महीने तो जैसे आपने कहा हनीमून Honeymoon फेज हो रहा है, period. उसके बाद रियल सेल्फ पता लगता है Right. और उसके बाद आपको समझ में आता है सामने वाला आपके साथ चल सकता है या नहीं चल सकता। तो इट्स नथिंग रॉन्ग। अच्छा, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद डाइवोर्स रेट कम हो सकते हैं? देखिए, डाइवोर्स रेट तो अगर होना है तो वो तो होके रहेगा, बट हाँ क्या होता है बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपको पैटर्न समझ में आते हैं, आपका लिविंग स्टाइल कैसा है। क्योंकि किसी चीज़ को बताना और उसको रीलिव करना दो अलग चीज़ें हैं। आपको रूटीन समझ में आती है कि सामने वाले की क्या रूटीन है, आपकी क्या रूटीन है, वो पेरेंट्स के साथ कितना इंटरेक्ट करता है, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करना है। क्योंकि किसी के साथ घंटों मिलना और किसी के साथ रहना दो अलग अलग बातें हैं। तो आप उसका इन एंड आउट जानना शुरू कर देते हो, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि कम से कम डाइवोर्स रुकने के चांसेस तो कह सकते हैं, और मैं तो उससे बेटर कहूँगी लिव इन तो कर ही रहे, प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए बिल्कुल विजिट करिए किसी साइकोलॉजिस्ट और मैरिज काउंसलर को और रिलेशनशिप एक्सपर्ट को। वो आपके रिलेशनशिप को समझने में और आपके खुद के इनर फेयर्स को, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास को एड्रेस करने में, या जो भी आपके बिट्रेयल्स हैं पास्ट के, उसको एड्रेस करने में हेल्पफुल होगा, जिससे कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छे से बनेगी। अच्छा मैम, ब्रेकअप के बाद डेटिंग ऐप तुरंत डाउनलोड करना ये सही है या फिर ये एक डिस्ट्रैक्शन फेज के लिए करते हैं लोग? मोस्टली लोग डिस्ट्रैक्शन के लिए करते हैं और कई बार नया पार्टनर ढूंढने के लिए भी करते हैं। तो इट्स नॉट ए राइट थिंग दैट अगर आज आपका ब्रेकअप हुआ है और नेक्स्ट डे ही से ही आप बोलो कि मैं डेटिंग ऐप कर लूँ डाउनलोड और मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाऊँ। इट वुड बी मोर अबाउंड, you need to process those feelings, why the breakup happened and how you want to move forward, क्योंकि फिर चांसेस ये हो सकते हैं आप अगेन उसी पैटर्न को रिपीट करो। अगर आप एब्यूजिव रिलेशनशिप में हो तो चांसेस हो सकते हैं आप एब्यूजिव रिलेशनशिप में ही जाओ। आई थिंक यू नीड टू प्रोसेस दोज फीलिंग्स, और कई बार प्रोसेस में किसी को 15 दिन भी लग सके, 1 महीना भी लग सके, 3 महीने भी लग सकते हैं। एंड देन वंस यू प्रोसेस वेंट ओवर विद दैट पर्सन, क्योंकि क्या होगा अगर वो नया नया आपके दिमाग में, तो आप आने वाले पार्टनर को कंपेयर करोगे, हर चीज़ में कंपेयर करोगे। वो तो ऐसे करती थी, ये ऐसा करता है, वो तो ऐसा करता था, ये ऐसे करती है। तो इट वुड बी मोर हार्मफुल टू यू और योर ग्रोथ एज कम्पेयर टू कि अगर आप ये सोच रहे हो कि वो मूव ऑन में हेल्प है, तो वो तो फिर डिस्ट्रैक्शन है ना। अभी प्रॉब्लम से निकले तो ये जो जनरेशन जेड है ये एक और थ्योरी में बिलीव करती है, सिचुएशनशिप एक टर्म है। तो क्या ये सही है या फिर ये एक कमिटमेंट से बचने का एक तरीका है, जिन्होंने एक हैक ढूंढ ली है कि सिचुएशनशिप करते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं करेंगे? देखिए, मैं ये किसी भी कपल का अपना पर्सनल चॉइस है। डेफिनेटली एज अ साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट मैं कहूँगी एक अनहेल्दी पैटर्न, इट्स अनहेल्दी पैटर्न। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर सम डियर एक्सपर्ट क्वेश्चंस जो कि व्यूअर आपसे पूछना चाहते हैं। और इसमें एक यूज़र ने लिखा है कि मैं 21 साल की हूँ और मैं वर्जिन हूँ। आई वॉन्ट टू गेट फिजिकल विथ माई पार्टनर बट आई एम नर्वस कि मैं सामने उसे कैसे बताऊँ। अगर वो आपका पार्टनर है और आप उसे पसंद करती हैं तो खुलकर इस टॉपिक के बारे में बात कर सकती हैं। और जिस तरह किसी भी इंसान की एक नॉर्मल नीड है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल नीड एंड यू वांट टू गेट इंटीमेट, इट्स एन आई वुड से इंटीमेसी नीड, तो ओपनली बात करिए इस टॉपिक पर। 21 साल की हैं, ह्यूमन है, ऐसी नीड्स और फीलिंग्स होना बहुत नॉर्मल है, और टॉपिक पर खुलकर बात करिए। अगर आप पार्टनर के साथ कंफर्टेबल है इवन बिफोर मैरिज तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। बस यू हैव टू यूज़ द सेफ्टी प्रोटेक्ट नेट एंड हाउ इज़ योर फैमिली बैकग्राउंड इज़, टेक दैट इन ऑल्सो प्रोफाइल। एंड बाकी सामने वाले का कमिटमेंट लेवल कैसा है और आप क्या किस तरह से प्लान कर रही हैं, वो आप दोनों अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। राइट। आजकल लोग बॉडी काउंट भी बहुत फ्लेक्स करते हैं कि मेरा 4 है, मेरा 3 है, मेरा 2 है। ये जनरेशन काफ़ी इसको फ्लेक्स करती है कि ये फ्लेक्स करने वाली चीज़ भी है कि नहीं? आई वुड से जब आप बॉडी काउंट की बात करते हैं, अगेन व्हाट यू आर लुकिंग इन द पार्टनर्स, Right. यू जस्ट वांट टू डू द फिल द चेकलिस्ट, आई वांट टू फील प्राउड और
फेकिंग इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स और लाइक हाउ बूस्टिंग मेरे कितने पार्टनर्स थे। राइट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर आप भी तो रुकना चाहेंगे, कोई भी इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगेन मुझे लगता है वो अपने आप को दिखाना है, हाउ स्मार्ट आई एम एंड हाउ मेनी पीपल्स, आई थिंक सो। मुझे तो उसके बाद STD का डाउट ज़्यादा लगेगा अगर एक पार्टनर और एक पर्सन बोल रहा है और दिस पर्सन इज इमोशनली लाइक ए वेसल। आई एम सॉरी, इट्स लाइक इफ़ यू कीप इन गेटिंग इन्वॉल्व, फिजिकली भी आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इमोशंस इन्वॉल्व होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर, मेल और ए फीमेल, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुके होते हैं या बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर चुके होते हैं, तब भी उनके सेक्शुअल नीड्स को पार्टनर की वो पूरा नहीं कर पाते। राइट। तो अगर आप मल्टीपल, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको STD जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वी तो हैव भाई डन फ्लेक्स करने वाली बात तो है ही नहीं, जो इतना फ्लेक्स कर रहे हो वो तुम बिल्कुल भी मत करो। हाँ, दैट्स आई एम सेइंग इट, बिकॉज ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर वो जब रियल पार्टनर आता है जिसके साथ वो लाइफ टाइम गुजारना चाहते हैं, वहाँ वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते। ओके। बहुत बार ऐसा होता है। तो क्योंकि आपने बहुत क्या बोलते हैं ना, जोश में आकर बहुत सारी चीज़ें कर ली और जब रियल लाइफ की बारी आई तो शायद आप टाइम टाइम फिश। तो ऐसा होता है। ओके। अच्छा, दो टर्म है, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग। तो क्या आप इसमें बिलीव करती हैं कि आज की जो जनरेशन है वो ग्रीन फ्लैग को अवॉइड कर देती है और रेड फ्लैग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो? देखिए ये अब रेड फ्लैग किसे कोई मान रहा है और ग्रीन फ्लैग किसे कोई मान रहा है, वो उनका पर्सनल चॉइस है। पर कुछ रेड फ्लैग्स तो रेड है ना। अब रेड लाइट है, अगर आप क्रॉस करेंगे, आपको Right. अच्छी लगे नहीं लगे, तो चालान तो आपके फ़ोन पर आ ही जाएगा ना। True. या आपके घर वालों के फ़ोन पर। तो True. कुछ स्टैंडर्ड रेड फ्लैग्स हैं। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग रेड फ्लैग क्या है? देखिए, टॉक्सिसिटी ऑफ एनी पार्टनर हु इज़ अब्यूजिव टू यू, मे बी आई वुड से वर्बली, फिजिकली, इमोशनली, वो मुझे लगता है, और सेक्शुअली और फाइनेंशियली। तो ये 4-5 चीज़ें तो बेसिकली डिसरिस्पेक्ट इज़ देयर बिगेस्ट रेड फ्लैग। अच्छा, ग्रीन फ्लैग क्या है? और लोग तो आजकल किसी किसी लड़कियों को कहते हैं ये तो ग्रीन फॉरेस्ट ही है, तो ये क्या है? मतलब कोई एक है आपके लिए टर्मिनोलॉजी जो आप यूज़ करते हैं, ये पक्का ग्रीन फ्लैग होगा? ग्रीन फ्लैग कोई कैटेगरी तो नहीं कह सकते, बट द पर्सन हु इज एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबल इफ इट रिक्वायर्स, दैट इज अ ग्रीन फ्लैग। मतलब अगर आप बोले कि पार्टनर सबमिसिव है, मुझे कोई आगे बोलता है, हम दोनों में तो कभी शादी से पहले कभी झगड़ा ही नहीं हुआ था, ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। 2 लोग हैं और झगड़ ही नहीं रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब आप अपना रियल सेल्फ ही पुट फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो। राइट। तो यू आर वेरी सुपरफिशियल विच ईच अदर, दैट इज इटसेल्फ इज अ रेड फ्लैग। ओके। कि आपकी झगड़ा ही नहीं हो रहा, या कोई आके बोलता है कि मन में हमने तो कभी देखा ही नहीं मेरे माँ बाप झगड़े। लाइक आपके माँ बाप झगड़ते होंगे जब आप स्कूल चले जाते होंगे, राइट। ट्रू। या आपको पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स के घर में भेज देते होंगे या फ्रेंड्स के घर में भेज देते होंगे, तो तब झगड़ते होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पेरेंट्स में झगड़ा ही ना होता। फिर वो कोल्ड वॉल चढ़ती है कुछ पेरेंट्स के बीच में, जो महीनों तक, सालों तक बात ही नहीं करते हैं, या रूम ही सेपरेट कर लिए। तो है तो वो भी रेड फ्लैग ही है। पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन करता है, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। चाहे वो ड्रग्स में हो, चाहे अल्कोहल में हो, चाहे वेपिंग में हो, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि अगर आपका पार्टनर सोता नहीं है, दैट इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। क्यों? क्योंकि स्लीप का आपकी मेंटल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। ओके। तो अगर आपका पार्टनर अगर नहीं सोता है, रेस्ट नहीं करता, क्योंकि बॉडी के सारे फंक्शंस उसी से काम करते हैं, ट्रू। तो दैट इज़ द बिगेस्ट। अब कुछ मैं भी एक केस किया था मैंने, उसमें उन्होंने लड़के को, अपने बॉयफ्रेंड को एक शर्त रखी थी। Right. वो वेजिटेरियन थी और उन्होंने अपने पार्टनर को शर्त रखी थी कि तुम्हें नॉनवेज छोड़ना होगा। तो उनके पार्टनर बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगा। तो मैंने उनसे पूछा, सर आपने ऐसी शर्त क्यों बात क्यों मानी जब आप करना नहीं चाहते? कहते इतनी अच्छी लड़की थी। सारे ग्रीन फ्लैग्स थे इसमें, इंटेलिजेंट, आई वुड से, और मुझे लग रहा था इतनी सी बात के लिए मैं क्यों इसे जाने दूँ, और मैं इसे प्यार करता, बहुत पसंद करता था। ग्रीन फॉरेस्ट। हाँ, वो ग्रीन फॉरेस्ट, पर बाद में रेड फॉरेस्ट नहीं, क्योंकि उसकी कंडीशन थी ना कि तुम्हें हाँ। अपने आप में वो नहीं, रेड मैं तो कह रही हूँ वो द पर्सन इज द ग्रीन फॉरेस्ट फॉरेस्ट जिसने अग्री कर लिया कि ठीक है। नहीं, वो खुद भी एक रेड फ्लैग था ना। उसने झूठा वादा किया और पत्नी उसी ले लेकर बैठ गई। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम नॉनवेज छोड़ दोगे और तुमने नहीं छोड़ा आज तक। राइट। तो वो डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट का एवरीडे का टॉपिक, तो ग्रीन फ्लैग नहीं था, वो भी ना रेड फ्लैग, लड़का भी दोनों। रेड फ्लैग था और लड़की भी रेड फ्लैग थी ना। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करो, तुम्हें ये छोड़ना होगा। आज की डेट में आप किसी को ये नहीं, और एज ए थेरेपिस्ट ऑल्सो भी सजेस्ट, आप सामने वाले को रिक्वेस्ट कर सकते हो, मुझे ये रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ आप ऐसा करो, पर यही एक कंडीशन है। तो फिर मुझे लग रहा है कि
मुझे लग रहा है वहाँ पर पार्टनर, जैसे आप ग्रीन फ्लैग बोल रहे हो, उसे क्लियरली बोल देना चाहिए था, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हारे घर में मैं नॉन वेज ना खाऊंगी, तुम्हारे सामने नॉन वेज नहीं खाऊँ। राइट। बट हम ऐसे वादे क्यों कर रहे हैं जिन्हें हम निभा नहीं सकते? बिल्कुल, हमने इतनी रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग वाली बातें कर ली है। अब आई हैव अ गेम फॉर दिस कि मैं आपको ऑप्शन दूंगी और आपको बताना है वो रेड फ्लैग है या ग्रीन फ्लैग है। पार्टनर का फ़ोन पासवर्ड शेयर करना, रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग? मुझे तो लग रहा है जो मांग रहे हैं वो भी रेड फ्लैग है। शेयर क्यों करना है? देखना है तो मेरा फोन ले लो ना, मैं खोल के दे दूँ। रिलेशनशिप में अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना, इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी ग्रीन नॉर्मल। फ्लैग या रेड फ्लैग? ग्रीन फ्लैग है, इट्स नॉट Okay. अपनी एक्स से कांटेक्ट में रहना, रेड फ्लैग। हर बात ओपनली कम्युनिकेट करना, रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग? देखिए, ओपनली कम्युनिकेट करना, पर लोगों के कई बार बात करने के तरीके भी टॉन्ट वाले होते हैं। तो red flag? कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन करना green बहुत अच्छी, flag? एक्सप्रेसिव होना बहुत अच्छी बात है। तो what is the ओवर option? एक्सप्रेसिव, ग्रीन फ्लैग इज Green एक्सप्रेसिव, ठीक है, ओके। बट ओवर एक्सप्रेसिव, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दैट इज Okay. रेड फ्लैग। ठीक है, पार्टनर का लोकेशन हर वक्त मांगना, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग? रेड फ्लैग। ओके। ब्रेकअप के बाद फ्रेंडशिप मेंटेन करना, ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग? ब्रेकअप के बाद फ्रेंडशिप मेंटेन करना, रेड फ्लैग। ओके। मतलब एक्स बन गया तो फिर हाँ। एक्स को लाइफ से आउट करना है ना। ठीक है, डेट पर बिल स्प्लिट करना, ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग? ग्रीन फ्लैग, वो अगर दोनों कमा रहे हो तो क्यों नहीं शेयर कर सकते? बिल्कुल। सोशल मीडिया पर रिलेशनशिप प्राइवेट रखना, ग्रीन फ्लैग या फिर रेड फ्लैग? अब से अगर टर्म्स में देखा जाए तो उसे रेड फ्लैग बोलते हैं, क्योंकि पार्टनर आपको ओपन नहीं करना चाहता है दूसरों के सामने। बट कई बार आप इसलिए भी रखना चाहते हो कि आपको लगता है कि भाई मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को किसी के नजर साथ ना शेयर नहीं लगे। नहीं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। आई डू नॉट Okay. वांट पीपल इंटरवीन इन माय लाइफ। ठीक है। जैसे एग्जांपल दे देते हैं आमिर खान का, काफ़ी समय तक उन्होंने पता नहीं लगने दिया, फिर एकदम से आए और बोला कि हाई वी आर गेटिंग सेटल डाउन विद दिस Right. गर्ल, तो ठीक है, ठीक है, हर आर्ग्यूमेंट के बाद ब्लॉक कर देना, रेड फ्लैग या ग्रीन रेड फ्लैग? फ्लैग। ओके, ठीक है। सो मैम, सेक्स आफ्टर डाइवोर्स, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन बिफोर कमिंग टू दिस मेरे को ये पूछना है कि डाइवोर्स रेट आजकल हो क्यों रहे हैं, बढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, कई बार आप दो लोग साथ में चलते चलते आउटग्रोन हो जाते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या होता है, कई बार जैसे फिजिकल नीड्स के चक्कर में या शादी की उम्र हो गई है, उस चक्कर में हमने शादी कर ली, या माँ बाप ने कहा शादी कर लो तो Right. इसलिए शादी कर ली। लड़कियां देख रहे थे, लड़के देख रहे थे, कोई समझ में नहीं आ रहा था, तो एंड में जो मिला उसके साथ शादी कर ली। या ब्रेकअप हो गया था तो मूव ऑन करने के लिए शादी कर ली। मेरे कजन्स की शादियां हो रही थी तो इसलिए शादी कर ली, मेरी भी, मेरे सब दोस्तों की शादियां हो रही थी तो इसलिए शादी कर ली। तो जब ये क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें फिजिकल इंटीमेसी की नीड्स थी, सामने वाला प्रेग्नेंट था तो इसलिए शादी कर ली, तो ये जो बेसिक नीड्स के चक्कर में जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो यहाँ प्यार हो गया, उसे पहली बार देखा प्यार हो गया, दोस्त थी, साइड टाइम स्पेंड किया, प्यार हो गया। तो ये जो स्टेप्स है हमारे, इंटीमेसी हो या नीड के चक्कर में हो या प्यार हो गया, जी। जब हम इस प्रोसेस से शुरू करते हैं तो कई बार हमें ये पता ही नहीं होता हम क्या और हमारा पार्टनर क्या है। राइट। जब मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरा पार्टनर कैसा है, मैं तो कैसा बस होने प्यार वाला? में, प्यार में, क्योंकि वो मुझे पसंद थी, मुझे ये पसंद थी। अब मैं जिस कपल की आपको एग्जांपल अभी दे रही थी थोड़ी देर पहले, Right. कि नॉनवेज खाएगा नहीं, वो लड़का पसंद करता था, जी। तो वो अपने आप में ही, अगर आप ऐसे क्राइटेरिया को लेकर चल रहे हैं और फिर रिलेशनशिप में जाएंगे तो अपने आप में ही प्रॉब्लम आएगी। ऐसे केस में डाइवोर्स तो होना ही है, अगर नहीं जब डाइवोर्स नहीं आ रहा तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएंगे, आएंगे। और उसके लिए दोनों का एडजस्ट करना ज़रूरी है। लड़के Right. का भी ऑनेस्ट होना ज़रूरी है, तो लड़की को भी लगेगा बेट्रेल कर रहा है छोटी सी बात पर। जैसे कुछ लोग क्वालिफिकेशन के लिए झूठ बोल देते हैं, कुछ लोग सैलरी के लिए झूठ बोल देते हैं, कितना कमाते हैं, कई बार ये नहीं शेयर करते हैं कि हमारे पर लोन्स हैं या हम ऑलरेडी रेड फ्लैग में फाइनेंशियली भी हो चुके हैं, हमें क्रेडिट नहीं मिलता है, लोन नहीं मिलता है। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में या आप अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में छुपा लेते हैं। तो आई वुड से वो कहीं ना कहीं, वो जब आपका बेस ही लाई पे शुरू, झूठ पे शुरू होता है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अच्छा, डाइवोर्स के बाद एक्स के साथ रीबाउंड करना वो हेल्दी है कि नहीं? क्योंकि आजकल ये केसेस भी सुनने में बहुत आते हैं कि मैं अपने एक्स के पास ही वापस चली गई और आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। देखिए, फिर आप मूव ऑन थोड़ी किए हैं, तो आप तो फिर वही निकले थे जहाँ से, और जिस वजह से निकले थे आपको लग रहा था वापस उसी के पास चले जाए। हेल्दी और अनहेल्दी तो पहले निकले क्यों थे? तो मेरा तो सबसे पहला रीज़न होगा वाई यू वॉज आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप, इफ़ यू आर अगेन गोइंग बैक टू द सेम पर्सन। और मे बी एक होप हो सकती है शायद सामने वाला अब बदल जाए, या मुझे कोई नहीं मिल रहा, या मैं किसी के साथ नहीं सेटल हो पा रही, तो मे बी आई एम ऑलरेडी, इट मे बी ए रिजल्ट ऑफ सम ट्रॉमा ऑल्सो।
राइट। तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो अगर कोई जा रहा है तो उसके भी मल्टीपल रीजन हो सकता है। वही जैसे मैं बोल रही थी कि आपने ब्रेकअप हुआ और डेटिंग ऐप डाउनलोड की और Right. मूव ऑन हो गए, और यही वो डाइवोर्स में हुआ, डाइवोर्स हुआ, Impulsive decision. इम्पल्सिव डिसीजन। ओके। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा डाइवोर्स केस है जिसकी प्रॉब्लम आपने सुनी हो कि चलो फिक्स कर लेते हैं, लेकिन वो सुनकर आप ही शॉक होगी कि क्या वियर्ड रीज़न है डाइवोर्स करने का या फिक्स करने का, कुछ भी ऐसा? आप अभी बात कर रहे थे कि यही कपल डाइवोर्स लिया एंड देन फिर से पैचअप कर लिया, हाँ। डेट किया कुछ समय तक दूसरों के साथ, एंड अगेन तो आफ्टर डाइवोर्स आल्सो कपल स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, एंड आई थिंक सो दे आर लिविंग टुगेदर टिल नाउ। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो और फिर? मेरे ख्याल से उनकी 28-30 साल की शादी थी जब उन्होंने डाइवोर्स लिया, राइट। बिकॉज किसी ने इनफिडेलिटी कर दी एक पार्टनर ने, तो देन फिर आप मूव आउट हो गए। फिर थोड़े समय के बाद आप लोगों का कितने साल की रिलेशनशिप है, हमारे बच्चे हैं, और मे बी यू आर सो यूज टू ईच अदर ऑल्सो समटाइम्स दैट वो आपको कंफर्ट जोन लगता है, तो आप उस कंफर्ट जोन के पास दोबारा जाने की कोशिश करते हो। हाँ, तो मतलब ये फिक्स करने के लिए लोग मतलब दे एडजस्ट। हाँ, दे डू नॉट वांट टू गो टू ए थेरेपिस्ट, दे डू नॉट वांट टू गो टू ए साइकोलॉजिस्ट और अ मैरिज काउंसलर। सोच होती है ना, हमारा दिमाग थोड़ी खराब है कि हम साइकोलॉजिस्ट या मैरिज काउंसलर के पास जाएंगे, और क्या Right. थर्ड पार्टी हमारी हेल्प करेगा, हमें Right. पता ही नहीं है हम किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं या कुछ है, या right. कहीं ना कहीं एक हॉबी है, शायद सामने वाला अब बदल जाए। और दूसरी चीज़ कि भाई पुरानी चीज़ तो ज़्यादा बेटर है ना, नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। टू ट्राई अ न्यू वन, क्यों नहीं पहले के पास ही वापस चले जाते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन पर है तो रेड फ्लैग ही, Of देयर इज course. नो डाउट। पर मैम, इस तरह के जो केसेस आते हैं, डाइवोर्स केस आपके पास बहुत सारे आते होंगे, क्या ऐसे केसेस आते हैं कि फीमेल्स अपने पार्टनर के साथ सेटिस्फाई नहीं है, इस वजह से वो डाइवोर्स कर रही है या पार्टनर से डाइवोर्स मांग रही है? दे लव देम बट रह नहीं सकती है। हाँ, क्योंकि कई बार वो इंटीमेसी की नीड या तो पार्टनर पूरी नहीं कर रहा होता, अभी भी मैं कई केसेस कर रही हूँ जिसमें पार्टनर पूरी नहीं कर रहा होता, या वो मेल भी हो सकता है, फीमेल की हो सकता है, और आते हैं जिसमें वो इंटीमेसी की नीड्स के बारे में बात करते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है एंड वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। अब फीमेल्स इन प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बोलती हैं और बुरी बात नहीं है। कई बार पार्टनर्स में इमोशनल इश्यूज होते हैं, उनके अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। वही एक रिलेशनशिप से दूसरे से तीसरे में हम जाएंगे, बेटर है पहले हम अपनी इश्यूज़ को, और वही एक रीज़न था जो मैंने बोला, वॉट वी आर, वॉट आई एम, वॉट द अदर पर्सन इज़। अब हो सकता है किसी एक पार्टनर की फिजिकल अर्ज ज़्यादा हो, दूसरा पार्टनर हो सकता है उसकी फिजिकल नीड या लिबिडो लेवल ही कम हो, राइट। दूसरा पार्टनर एसेक्सुअल हो सकता है, वो सिर्फ आपको सेटिस्फाई करने के साथ आपके लिए रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो रहा हो, वो बिना सेक्स के भी रह सकता है, उसकी नीड ही नहीं है, उसकी प्रायोरिटी नहीं है। किसी एक पार्टनर के लिए हो सकता है जब तक मेरा इमोशनल कनेक्शन नहीं है, मैं तब तक अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, जब तक मेरा इंटेलेक्चुअल कनेक्शन नहीं है तब तक मैं पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकता या हो सकती। तो बहुत नॉर्मल हैं चीज़ें, मुझे लग रहा है जब तक बात नहीं करेंगे। और अगर एक पार्टनर किसी चीज़ के लिए, अगेन बट यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी, फिजिकल इंटीमेसी इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ मैरिज, इट इज़ नॉट एवरीथिंग ऑफ द मैरिज। Right. डेफिनेटली वो सोशली, लीगली, मॉरली बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम हमारे समाज में जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी हम शादियाँ करते हैं, अपनी वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादियाँ करते हैं, राइट। बट कहीं ना कहीं वो एक वन नीड है, वो हमारी शादी का एक हिस्सा है, पूरी शादी नहीं। है। ट्रू ट्रू। क्या लेकिन रिलेशनशिप में प्यार से ज़्यादा, जैसे अभी तो आपने बताया, बट क्या रिलेशनशिप में प्यार से ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी और इक्वेशन मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि वो शादी मेंटेन हो सके? क्योंकि नीना गुप्ता का एक डायलॉग अगर आपने सुना होगा कि 36 के 36 गुण मिले या ना मिले, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में सेक्स अच्छा है तो शादी अच्छी चलेगी, दोनों आपस में खुश रहेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, कंपैटिबिलिटी के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, और मैंने कई शादियां देखी हैं जिसमें सिर्फ एक फिजिकल जो आपने एस्पेक्ट बोला, इंटीमेसी, वही एक अच्छा है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके। तो ऐसा नहीं है, तो वो एक तरह से तो खोखली शादी है। True. अब जो नीना गुप्ता जी ने कहा, उनका एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, बट कहीं ना कहीं अगर ब्रॉडर लेवल पर देखी तो 3 लेवल पर कंपैटिबिलिटी ज़रूरी है। मैं सारे कंपैटिबिलिटी तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट एक इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, दूसरा इमोशनल कंपैटिबिलिटी, Right. थर्ड इज फिजिकल कंपैटिबिलिटी। या हम फिजिकल को पहले ले आते हैं, इमोशनल को बाद में, इंटेलेक्चुअल को। तो ये 3 पैरामीटर्स पर अगर आपकी कंपैटिबिलिटी है तो रिलेशनशिप बन सकता है। Right. बट इसके साथ साथ ही मैं बोलूँगी, अगर आपके चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं, आपके पास ट्रॉमाज हैं, बिट्रेयल इश्यूज़ हैं, आपको एक्सेस से धोखे मिले हैं, जी। आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है, तो पहले अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करिए।
राइट जब आप खुश हैं, आप स्टेबल हैं, तो आप सामने वाले पार्टनर को भी इमोशनली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाई कर पाएंगे। ट्रू। बहुत सारी चीज़ें हम क्या हैं उससे शुरू होती हैं, और शादी मैं और तुम नहीं, हम हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डियर एक्सपर्ट क्वेश्चन कि अब व्यूअर आपसे क्या पूछना चाहता है। तो पहला व्यूअर जो है वो फीमेल है। हाय, दिस इज़ प्रिया। मैं अभी 28 साल की हूँ। 3 साल पहले मेरी लव मैरिज हुई थी, बट नाउ मैं एक ऐसे फेज़ में हूँ कि ना मैं डाइवोर्स ले पा रही हूँ और ना ही मैं खुश रह पा रही हूँ, क्योंकि मैं फिज़िकली सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं अपने पार्टनर को बता नहीं पा रही। आई वुड से लव मैरिज है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है दोनों में, कपल में। तो मेरा यही कहना है कि दोनों को बैठकर खुलकर इस टॉपिक के बारे में बात करनी होगी। आप नहीं सेटिस्फाइड हैं, बहुत नॉर्मल है ये नीड। आप पार्टनर से खुलकर बैठकर बात करिए। आप क्यों नहीं हैं, एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। साइकोलॉजिस्ट, मैरिज काउंसलर के पास जाइए, रिलेशनशिप एक्सपर्ट के पास जाइए, वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके पार्टनर को इन फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने में और आपके कम्युनिकेशन गैप को कम करने में, जिससे आप एक्सप्रेसिव होकर अपनी नीड को कम्युनिकेट कर पाए और आपका पार्टनर आपको एम्पैथेटिकली सुन और समझ भी पाए। तो आई वुड से प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बात करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन की, जहाँ मैं आपको ऑप्शन दूंगी और आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। Okay. मैरिज के बाद सेक्स बोरिंग हो जाती है। हाँ, ट्रू। ट्रू। ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, इमोशनल इंटीमेसी फिजिकल इंटीमेसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू और फॉल्स? दोनों इम्पॉर्टेंट है, बट अधिकतर लोगों के लिए इमोशनल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, फिजिकल इंटीमेसी की कमी अफेयर का रीज़न बन सकती है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ओके, एक्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना मूव ऑन करने में हेल्प करता है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्या ट्रू कपल्स ट्रू, मतलब मूव ऑन करने हेल्प करता है, बिल्कुल नहीं करता, फॉल्स हुआ ना फिर। हाँ ओके, क्या कपल्स को अपनी सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन शादी से पहले डिस्कस करनी चाहिए? यस और नो? यस, बिल्कुल। ठीक है। क्या नो का रिस्पेक्ट मैरिज के बाद भी उतना ही ज़रूरी है? यस, Okay. बिल्कुल। कंसेंट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सेकेंड मैरिज में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ट्रू या फॉल्स? अगर अगर आपके लिए वो प्राइमरी नीड है तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। राइट। इट्स नॉट अबाउट सेकंड मैरिज, मैरिज में ठीक है। इंटीमेसी इम्पॉर्टेंट है, ओके, बट वन ऑफ द एस्पेक्ट। ठीक है। क्या इंटीमेसी के बिना मैरिज हेल्दी रह सकती है? यस और नो? ट्रू या फॉल्स? देखिए, ये एक एस्पेक्ट है। अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि बहुत सारी शादियाँ बिना इंटीमेसी के भी चल रही हैं, और हिंदुस्तान में तो चल रही हैं। तो ट्रू या फॉल्स? नहीं, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन, अगर किसी की ये प्राइमरी नीड फिजिकल इंटीमेसी है तो उस पर्सन के लिए तो डेफिनेटली ना, उसके लिए तो मैरिज में तो है ही नहीं है, तो उसको अगर नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली, तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत प्राइमरी नीड है। अगर फिजिकल इंटीमेसी इज वन ऑफ द प्राइमरी, मैंने बोला ना डिवोर्स का भी रीज़न है, तो लीगली मॉरली या सोशली जाएंगे, अगर आप किसी को बोलेंगे मेरा पार्टनर मेरी फिजिकल नीड्स को पूरा नहीं कर रहा, तो क्वेश्चन मार्क है, क्यों नहीं कर रहा, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी और के साथ अफेयर तो नहीं है, राइट। कहीं से एसेक्सुअल तो नहीं है, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा मैम, बेडरूम इनसिक्योरिटीज़ भी एक मेजर कंसर्न है, तो उस पर मेरे को पूछना है कि जो मेल्स होते हैं उनको साइज़ इशू का बहुत इनसिक्योरिटी उनको फील होती है, तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है या क्या है? ये कॉमन प्रॉब्लम है बट उसका पार्टनर के साथ सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि कई बार क्या होता है, फीमेल पार्टनर भी उसके पहले भी प्रीवियस रिलेशनशिप रह चुके होते हैं, तो वही कंपैरिजन कर देते हैं। तो अगेन जब कंपैरिजन होता है तो सामने वाले को बुरा लगता है। एक फेस्टिंगर की थ्योरी है, हम कंपैरिजन दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कंपैरिजन और एक होता है नेगेटिव कंपैरिजन। जब हम पॉजिटिव कंपैरिजन करते हैं तो हम इंस्पायर्ड होते हैं, और जब हम नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं तो हम डिससेटिस्फाइड होते हैं, जेलस फील करते हैं। अगेन अगर आपका पार्टनर बार बार इंटीमेसी के दौरान इस टॉपिक को उठा रहा है, स्पेशली अगर साइज़ की बात है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स उठाती हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों की अगर उसे प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस रिलेशनशिप में और दरार आएगी, बढ़ेगा नहीं। और ऐसा बहुत बार होता है इंटीमेसी के दौरान, वुमेन जब मेन को रोकती हैं, टोकती हैं, तो उनका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है, और कई बार उसकी वजह से प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का प्रॉब्लम भी होता है। ओके अच्छा, ये परफॉर्मेंस प्रेशर भी उनमें बहुत कॉमन है मेल्स। हाँ, तो मेल्स में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत होता है व्हेन दे ट्राई टू परफॉर्म, तो ये कैसे बैलेंस कर सकते हैं और ये क्यों होता है उनमें? देखिए, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से भी हो सकता है। अब सामने वाले पार्टनर की कुछ नीड्स हैं, वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है।
तो अगर वी फीलिंग कॉन्फिडेंट, दैट्स मैंने बोला कि अगर हो सकता है आप पास में मल्टीपल रिलेशनशिप में भी रहे हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है। अब जो सामने वाला पार्टनर है वो परफेक्शनिस्ट हो और उसको एक पर्टिकुलर तरीके से ही फिजिकल इंटीमेसी चाहिए, ये भी हो सकता है। जैसे आपने बोला कि एक पार्टनर ने भी, एक व्यूअर ने बोला था कि मेरी फिजिकल इंटीमेसी की नीड्स पूरी नहीं हो रही, मेरे को ऑर्गेजम नहीं हो रहा, तब वो हो सकता है इमोशनली खुद ही इन्वॉल्व ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कई बार हम सामने वाले पार्टनर को कंप्लेंट करते हैं और खुद ही हम इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और मैंने कई केसेस ऐसे में देखे हैं जिसमें पार्टनर खुद किसी और पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होता है, तो ऑब्वियस है जब वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होता है तो जो रियल पार्टनर है उसके साथ उसको इंटरेस्ट ही नहीं आता। और अगेन कंपैरिजन है जब आप करना शुरू कर देते हो और आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। समटाइम्स ए मैन वॉच पॉर्न एंड दे फील लाइक भाई लाइक ए पॉर्न, जैसे फीमेल करती है तो मेरा पार्टनर भी उस तरह करे। किसी को डोमिनेटिंग पार्टनर चाहिए होता है, किसी को सबमिसिव पार्टनर चाहिए होता है, किसी को डिफरेंट पोजेस करने हैं, तो वो सारे एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल थिंग्स आई कैन से। डू यू बिलीव पॉर्न देखकर लोग बहुत ही ज़्यादा एक अनरियलिस्टिक स्टोरी या एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं और जब प्रैक्टिकल करने की बारी आती है तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं? ऐसा भी होता है। आपने एक वेird केस की बात करी तो मुझे याद आया कि आई थिंक सो इस पर मूवीज़ भी बनी है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को डिफरेंट रोल प्ले के लिए बोलता है, राइट, and sometimes one partner is not comfortable, like other partner wants that I want to having seeing you performing with someone else. ओके, हाँ, So the people have weird expectations, so then we have to communicate. If the partner is not comfortable, you have to talk to your partner is not comfortable, and definitely इसके बाद में पार्टनर का आपकी कंप्लेंट ही कर दे लीगली अगर वो पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है। राइट। अच्छा, फीमेल्स में भी बहुत बार ऐसे देखा जाता है, जो फीमेल्स होती है वो खुद इनसिक्योर होती है कि शायद मेरा पार्टनर मुझसे खुश नहीं है या शायद जल्दी बोर हो जाएगा, सो ये क्यों होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, मे बी उसे लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझसे अट्रैक्ट नहीं है। उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, इमोशनल डिस्कनेक्ट हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कनेक्ट हो सकता है, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो सकती है, और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं। इट्स कपल ऑफ रीजंस, चाइल्डहुड इमोशनल नेग्लेक्ट, कंट्रोलिंग पेरेंटिंग रही हो, कुछ भी हो सकता है इसका रीजंस। मतलब इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो वो आपकी कई बार इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी में भी दिखता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और परफॉर्मेंस प्रेशर वहाँ पे देखा जा सकता है। मतलब वो पार्टनर फिर आप फील नहीं करते, इमोशनल कनेक्ट फील नहीं करते। राइट नाउ ऑल्सो आई एम डूइंग वन केस वेयर फिजिकली वन पार्टनर इज नॉट कम्फर्टेबल द अदर पार्टनर। जी, एंड जो आप बात कर रहे थे कि लिव इन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दे सेड कि बिफोर मैरिज ऑल्सो शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल एंड फिजिकल इंटीमेसी, एंड दैट प्रॉब्लम परसिस्ट आफ्टर द मैरिज ऑल्सो। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर कोई पहली बार फिजिकल इंटीमेसी के लिए जा रहा है, वो बहुत नर्वस है, तो कैसे रिजॉल्व करे, कैसे अपने दिमाग को मतलब क्लियर करे, कुछ नहीं होने वाला है, हो जाएगा मेरे से, ये कैसे अपने आप को कंफर्टेबल करे? आई थिंक सो पेप टॉक की ज़रूरत होती है। इट मे बी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, इफ़ यू फील लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू कैन टेल द अदर पर्सन ऑल्सो आई एम फीलिंग नर्वस, सो दैट द पार्टनर कैन मेक यू फील comfortable. It can be get to you emotionally involved with you in talking, maybe cuddle you, let you explore the slowly on that aspect. Right. तो आई थिंक सो मैं कई बार कपल्स को बोलती हूँ, जब आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हो ना, तो कुछ प्लान नहीं करना पड़ता, वो तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होती हैं। राइट, सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिकल अट्रैक्शन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट इमोशनल अट्रैक्शन। क्योंकि अगर आप फिजिकली भी एक हद तक अट्रैक्ट कर रहे हो पर आप इमोशनली कंफर्टेबल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं जाकर आप आगे चलकर वो इंटीमेसी लैक हो सकती है। राइट, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर डियर एक्सपर्ट क्वेश्चन, जिसमें व्यूअर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सो पहला व्यूअर है, उसने हमें मैसेज किया है कि हाय, मैं रमन हूँ और मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं और मुझे लगता है मेरी वाइफ का मुझ में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, वो मुझसे बोर हो गई है। बहुत डिसअपॉइंटेड है ये। आप बताओ क्या बोलोगे इस पर? देखिए, बोर हो गई है तो मैरिज में स्पार्क वापस लाइए, उसे डेट पर लेके जाइए, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखिए। अगेन हो सकता है उसकी इमोशनल इंटीमेसी की नीड्स को आप पूरा नहीं कर पा रहे, फिजिकल इंटीमेसी की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और हो सकता है उसको आपका ड्रेसिंग स्टाइल पसंद ना हो। बहुत सारे भी हो reasons सकता है। शी इज मे बी डेटिंग आउटसाइड ऑल्सो, शी इज राइटिंग फॉर टुवर्ड्स समवन एल्स ऑल्सो, और मे बी वक्त के साथ उसका भी हो सकता है लूज इंटरेस्ट हो गया और रिलेशनशिप में। बैठकर बात करिए, हेल्प लीजिए एक प्रोफेशनल की, जो राइट रीज़न है, बिकॉज दीज आर ऑल हाइपोथेसिस व्हाट वी मेक।
तो जब रियल रीज़न है वो काउंसलिंग के दौरान बाहर आ सकता है, तो साइकोलॉजिस्ट, मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। ठीक है, सेकेंड व्यूअर पूछना चाह रहा है कि माई हस्बैंड मास्टरबेट्स एंड आई फील दैट्स बिकॉज आई कांट सेटिस्फाई हिम, एम आई करेक्ट? अब उसकी सेक्सुअल अर्ज भी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए भी मास्टरबेट कर सकता है। अगेन ऐसा भी हो सकता है कि वो सेटिस्फाई ना हो और उसको मास्टरबेशन की आदत भी हो सकती है। तो ये हेल्दी है या अनहेल्दी है? मास्टरबेशन इज़ हेल्दी, बट अगर आपके पास पार्टनर है तो वाई यू आर डूइंग दैट, तो वो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। एक्सप्लोर करिए, प्रोफेशनल को विजिट करिए, मैं यही कह सकती हूँ। ठीक क्योंकि है। एक छोटे से जगह पर लेकर बहुत क्लियरली आंसर दे पाना कई बार, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। इसमें अगला व्यूअर पूछ रहा है कि ऑर्गेज़म फेक कर करके अब मैं थक गई हूँ, अपने पार्टनर को कैसे बताऊँ फेक ऑर्गेज़म, फेक नॉइज़ अब मुझसे नहीं होता। ओ माय गॉड, इस पे आप क्या बोलोगे? क्यों कर रही हैं? और अगेन इट मे बी ए साइन ऑफ आई वुड से इनकम्पैटिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल सेक्स ऑल्सो। आई वुड से अगेन बैठिए, पार्टनर के साथ बात करिए, एक्सप्लोर करिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली पुट अक्रॉस करिए। अब आज हम 21वीं सदी में हैं, और अगर लड़की अपनी सेक्सुअल नीड्स के बारे में बात कर रही है या फीमेल बात कर रही है तो गलत नहीं है। राइट। आप ह्यूमन हैं, ये ह्यूमन बॉडी की एक नीड है, और अपने पार्टनर से बात नहीं करेंगी तो किससे करेंगी? राइट। तो अगर नहीं खुलकर खुद कर पाती, प्रोफेशनल का अगेन हेल्प लीजिए, मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उन्हें बात करिए और अपने पार्टनर को भी उन्हें लेके जाइए, ताकि वो उन्हें भी समझा सके और आपकी इस मुश्किल का हल निकाल सके। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा है, लेकिन ये पायल पूछना चाहती है। हाय पायल दिस साइड, प्लीज़ मुझे बताओ मैं अपने पार्टनर को कैसे बताऊं कि फोर प्ले के बिना मुझे वाइब नहीं आती? वैसे आप खुद से खुलकर बात करके ही बता पाएंगी। अगेन लैक ऑफ एक्सप्रेशन। तो फिजिकल इंटीमेसी को लेकर भी अगर दो लोग आपस में बात नहीं करेंगे तो वही इनकम्पैटिबिलिटी दिखती है जी। अगेन ये बहुत नॉर्मल है। अगर आप इनकम्पैटिबल फील कर रही हैं, अनसेटिस्फाई फील कर रही हैं, कृपया अपने पार्टनर के साथ बैठिए, उसे डेट पर लेके जाइए, डिनर पे लेके जाइए, उसका हाथ पकड़ के उसे बोलिए इन टॉपिक्स पर बात करनी है, रोमांटिक मूवी दिखाइए। हो सकता है कुछ ऐसी मूवीज़ दिखाने पर भी आपको कॉन्फिडेंस आए, और ये एक बहुत नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस हैं। प्लीज़ बैठ के खुद बात करिए, नहीं है तो प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए। हाँ, वरना दुख के साथ ही रहिए। ओके, अभी हम अगले सेशन में बढ़ेंगे। एक गेम है, बिग डील और नो बिग डील। आपको फिर इस पे बताना है कि ये बिग डील है या नो बिग डील है। ठीक है? ओके, सो द क्वेश्चन इज, लॉन्जरी बिग डील है या नो बिग डील है? फॉर सम पीपल, स्पेशली रोमांटिक पीपल, इट्स अ बिग डील। ओके, लाइट्स ऑन और ऑफ, बिग डील और नो बिग डील? मैं इसे नो बिग डील में बोलूँगी। बहुत सारे लोग जो ब्लैकमेल होते हैं वो लाइट्स ऑन की वजह से ही होते हैं, फिर वो वीडियोस बनती हैं और बाद में ब्लैकमेलिंग होती है। ओके, इनिशिएटिंग इंटिमेसी, बिग डील और नो बिग डील? बिग डील। ओके, टॉकिंग अबाउट फैंटेसीज, बिग डील है या नो बिग डील? बिग डील है, तभी तो इनफिडेलिटी जैसी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि आप ओपनली टॉक करेंगे फिजिकल इंटीमेसी को लेकर, तो इट इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल इन द रिलेशनशिप। फेकिंग इट इन बेड, बिग डील और नो बिग डील? It's a very big deal. If you are faking, that's actually the base is wrong and you are giving the wrong message to the partner. राइट। ओके, पर्सनल हाइजीन बिग डील है या नो बिग डील? Big deal. ओके, एक्स से कंपैरिजन करना बिग डील है या नो बिग डील है? Very bad deal है। वैसे इसका आंसर मुझे पता है, बट स्टिल, साइज बिग डील और नो बिग डील? I would say it's no big deal. ऑर्गेजम बिग डील और नो बिग डील? Big deal. ओके, सो मैम इट वाज लवली हैविंग यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से, इतने अच्छे से व्यूअर्स को भी एक्सप्लेन किया, हमें भी इतनी सारे टॉपिक्स पे आपने क्लैरिटी दी और अपने ओपिनियंस दिया। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज लवली हैविंग यू हियर। शुक्रिया। थैंक यू मैम।